अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर नम फैज़ है और आज का पॉडकास्ट स्पेसिफ़िकली उन लोगों के लिए है जिन्हें स्टमक एसिडिटी और तेज़ाबियत हो जाती है, जिसके डिफरेंट सिम्टम्स आते हैं। पेशेंट जो है हमारे पास डिफरेंट अलामात के साथ आते हैं। अगरचा मैंने मैदे की तेज़ाबियत के नाम से इस पे एक वीडियो भी बनाई हुई है और एक दो शॉर्ट्स भी हैं स्टमक एसिडिटी के बारे में, मैदे की तेज़ाबियत के बारे में। आज मुझे बाय चांस ये मौका मिला कि मैं दोबारा से चेक करूं क्या उसमें दी गई इंफॉर्मेशन आपको पेशेंट्स को के नॉलेज में इजाफ़ा करने के लिए, उन्हें अपनी हेल्थ कंडीशन के बारे में बताने के लिए काफ़ी है या नहीं। तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि आपको इस मसले से मुतालिक मुझे मज़ीद और गहराई में और अच्छे तरीके से बताना चाहिए। तो मैदे की तेज़ाबियत क्या होती है? बेसिकली हमारे स्टमक में, जिसे आपके खुराक की नाली के नीचे एक स्टमक होता है और उस स्टमक के अंदर आपके कुछ सेल्स होते हैं जो एसिड प्रोड्यूस करते हैं। और जो भी खाना हम स्टमक में खाते हैं तो वो जर्म्स और इन्फेक्शंस को किल करने के लिए वो एसिड की प्रोडक्शन काफ़ी होती है। 2 से 3 जो है पीएच होता है बहुत तेज़, जैसे कि तेज़ाब। और ये स्टमक में प्रोड्यूस होने वाला एसिड इतना तेज़ होता है कि इसके बारे में ये कहा जाता है कि अगर आप इसे फ़र्श पर रख दें तो फ़र्श में सुराख हो सकता है। ये इस तरह से भी ठीक है कहना, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपके स्टमक के अंदर, मैदे के अंदर एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाई होती है। जैसे कि कुरान में भी है कि आप हर खाने पीने की चीज़ों में एतदाल रखें, अपनी रूटीन में एतदाल रखें। और ऐसी सॉफ़्ट ड्रिंक, जैसे आजकल लोग बहुत सारी सॉफ़्ट ड्रिंक्स जो हैं डिफरेंट ब्रांड के नाम से आई हैं वो यूज़ करते हैं। ये ऐसी चीज़ें जो फ्लेवर्ड होती हैं, उन्हें एडिक्शन हो जाती है और कंटिन्यूसली वो एक ही चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे मुझे अभी किसी ने बताया कि वो सिट्रो सोडा साशे जो हैं बहुत एक्सेसिव क्वांटिटी में लेते थे, या फिर कुछ लोग डिफरेंट ड्रिंक्स जो हैं, कोला ड्रिंक्स, पेप्सी ड्रिंक्स, ये बहुत ज़्यादा लेते हैं। तो उसके रिज़ल्ट में क्या होता है कि आपके स्टमक की जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। और एज अ रिज़ल्ट जो है एसिड जो है, जब आपकी स्किन को इनिशियली क्या होता है कि वहाँ इन्फ्लेमेशन एसिड प्रोड्यूस करता है आपके स्टमक के अंदर। और इन्फ्लेमेशन क्या होता है कि सोजिश हो जाती है स्टमक के अंदर। और जो लोग बहुत ज़्यादा बदपरहेज़ी करते हैं या बहुत ज़्यादा जैसे चाय का इस्तेमाल करते हैं, या सुरख मिर्च, हरी मिर्च, बाहर से तले हुए खाने जिसमें पकोड़े, समोसे और डिफरेंट बर्गर्स, बेकरी की चीज़ें, केक, बिस्किट, ये सब चीज़ें जो हैं आपके स्टमक के लिए मुफीद नहीं होती। ऐसे लोगों को ये एडवाइस किया जाता है कि वो इन चीज़ों का इस्तेमाल कम कर दें। और आजकल वैसे भी रमज़ान आने वाला है और रमज़ान के मंथ में आप लोग बहुत ज़्यादा ऐसी तली हुई चीज़ों का अफ्तार में इस्तेमाल करेंगे, और सारा दिन भूखा रहने के बाद जब आप अचानक से अपने पेट में इस तरह की चीज़ें डालेंगे तो बहुत सारे लोगों को एसिडिटी या तेज़ाबियत के सिम्टम्स आ जाते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं और उन्हें खुद भी पता नहीं होता कि वो तेज़ाबियत का शिकार है। तेज़ाबियत की जो एक कॉमन सिम्टम होता है, उन्हें जलन होती है, स्टमक बर्न होता है, हार्ट बर्न जिसे कहते हैं। और वो आपकी जहाँ खुराक की नाली जहाँ एंड होती है, आपका पेट के ऊपर सेंटर में, उन्हें वहाँ दर्द हो रहा होता है। लेकिन इसके अलावा जो है पेशेंट अक्सर ब्लॉटिंग के साथ भी आते हैं। फिर पेशेंट जो है, अगर उन्हें बहुत ज़्यादा स्टमक इशू हो रहा हो, उससे उन्हें बर्पिंग और ऐसे लगता है कि जैसे खाना जो है वो हज़म नहीं हो रहा, या उन्हें खट्टे डिकार आना, या नौजिया मतली फ़ील होना। और अक्सर लोग इस डर से खाना भी कम कर देते हैं, तो जिसकी वजह से उनका वेट लॉस होता है, उनकी पूरी हेल्थ अफेक्ट होती है।
और ऐसे समटाइम कुछ लोगों को फ़ील होता है कि खाना ऊपर को रिकर्ज कर रहा है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो खाना खा के रात को लेट जाते हैं, और उस वजह से क्या होता है कि खाना अच्छी तरह से हज़म नहीं होता, बीज होते हैं, या खाने की रूटीन बेहतर नहीं होती, क्योंकि हमें सोने से 2 से 3 घंटे कबल खाना खाना चाहिए, और रात को वॉक भी करनी चाहिए। और हमारे बड़े बूढ़े जो हैं वो अक्सर हमें दूध का आधा ग्लास दे दिया करते थे सोने से पहले। तो उसकी भी बड़ी अफादियत है, क्योंकि वो स्टमक में प्रोड्यूस होने वाले तेज़ाब को रात के वक्त कम करती है। इसके जो लोग रात को खाना फ़ौरन खा के सो जाते हैं, उनका फूड अच्छी तरह से हज़म नहीं होता, और वो रात को रिगर्ज करके ऊपर को उठता है, और ऐसे लोगों में सॉर थ्रोट यानी कि गला का ख़राब होना भी कॉमन है। तो ये सारी अलामात होती हैं, और उसकी वजह से गला जो है हॉर्सनेस भी हो सकती है तेज़ाबियत के लिए। तो आपको अपनी रूटीन इसमें बेहतर करनी होती है। आपको डेली 30 मिनट्स वॉक करनी होती है। चाय, कोल्ड ड्रिंक्स, तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल कम करना होता है। और आप ये कोशिश करें कि अगर आप ऐसी जॉब करते हैं जिसमें आपको सारा दिन बैठना पड़ता है, तो ये ज़रूरी है कि आप रूटीन बना लें कि आपको हर 2 आवर्स के बाद या हर 3 आवर्स के बाद 10 से 15 मिनट चलें। अगर आपको ये मसला बहुत ज़्यादा है, अदरवाइज़ आप दिन में 24 घंटे में 20 से 30 मिनट की वॉक का रूटीन ज़रूर बनाएं। और कोशिश करें कि वॉक ब्रिस्क करें। हमारे पास कुछ पेशेंट्स आते हैं और वो कहते हैं कि डॉक्टर साहबा, हम सारा दिन तो चलते फिरते हैं, घर के काम कर रहे होते हैं, तो वो आप प्रॉपर चल नहीं रहे होते और वो आपकी वॉक नहीं हो रही होती। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप प्रॉपर टाइम निकालें, किसी पार्क में जाएं, उस ग्राउंड में वॉक करें। ग्रीनरी भी आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी बेहतर है, आसूत होगी। आप फ्रेश ऑक्सीजन लें, डीप ब्रीदिंग करें, उससे आपके जो बॉडी में है आपके जो बैड केमिकल्स हैं वो भी कम होते हैं, और इसके साथ साथ आप बेहतर भी फील करते हैं। सेकेंडली, आपको वॉक करने का एक और फ़ायदा भी होता है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं, जैसे ट्रेडमिल है, जिम है, या कोई वॉक करते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी में गुड हार्मोन्स, एंडोर्फिन्स पैदा होते हैं, जो आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी हैप्पीनेस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्टमक एसिडिटी और पेट के दर्द, इन लोगों के लिए ये भी एडवाइस किया जाता है कि अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है, आपको सेंट्रल ओबेसिटी है, पेट का मोटापा है, तो आप अपनी वेट को थोड़ा सा कम करें। आप स्मोकिंग अगर बहुत ज़्यादा करते हैं तो उसे नहीं करें, और खाना जो है वो बिल्कुल पेट भर के नहीं खाएं, बल्कि आप खाना जो है वो स्मॉल चंक्स में थोड़ा थोड़ा खाएं। और इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े पहन के सो जाते हैं, तो आप कोशिश करें कि लूज़ कपड़े पहनें। और इसके अलावा अपना जब रात को सोएं तो अपना सर जो है, सर वाली साइड थोड़ी सी ऊपर रखें। उससे ये होगा कि आपका खाना रिगर्ज होके ऊपर नहीं आएगा। इन केस अगर आप सोने से पहले खा लेते हैं, तो आपको रिगर्जिटेशन जो है वो फूड की नहीं होगी, और एसिडिटी जो है फर्दर आपकी खुराक की नाली को अफेक्ट नहीं करेगी। अच्छा, एक और बात है कि कुछ पेशेंट्स हमारे पास चेस्ट पेन के सिम्टम के साथ आते हैं। कुछ लोगों को तो मस्कुलर टेंडरनेस यानी कि मस्कुलोस्केलेटल इशू होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को चेस्ट पेन एक्चुअली गर्ड के इशू की वजह से होती है। वो एग्जैक्टली आपको स्टमक एरिया पे नहीं होती, राइट या लेफ़्ट या बिलो भी हो सकती है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि कुछ लोगों को एसिडिटी की वजह से, रिफ्लक्स होने की वजह से रेस्पिरेटरी इश्यूज़ भी हो जाते हैं, जिसमें एस्थमा लाइक सिम्टम्स आते हैं। आपको सांस की लेने में दुश्वारी होती है, सांस की तंगी होती है। इसको कहते हैं कि गर्ड इंड्यूस्ड एस्थमा, यानी कि आपको एसिडिटी बढ़ने की वजह से आपकी खुराक की नालियों के साथ सांस की नालियों में भी अफेक्ट होता है, और उस वजह से आपको सांस के इन्फेक्शन भी हो जाते हैं। ऐसे पेशेंट्स जिन्हें उनके फिजिशियंस, डॉक्टर्स लाइफस्टाइल एंड डाइटरी चेंजेस के साथ साथ ओवर द काउंटर कुछ एंटासिड्स देते हैं, जैसे सिरप्स होते हैं नाश्ते से
बेकबल लेने वाली कुछ कैप्सूल्स होते हैं, तो वो वक्ती तौर पे आपकी एसिडिटी को रिड्यूस करते हैं, लेकिन आपको उन्हें अपनी लाइफ में प्रलॉन्ग जो है बहुत अरसे तक नहीं लेना चाहिए। रादर आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि आप मेडिसिन 1 वीक, 10 डेज़, 2 वीक्स, जितने दिन आपको कहा है डॉक्टर ने वो आप मेडिसिन लें। उसके बाद आप कोशिश करें कि आप अपने लाइफस्टाइल और डाइटरी चेंजेस पर ज़्यादा ज़ोर दें और उससे अपनी एसिडिटी की प्रॉब्लम को हल करें। डॉक्टर्स जब पेशेंट्स की मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं और फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन करते हैं तो उसके साथ उन्हें ट्रायल ऑफ मेडिकेशन भी देते हैं, लेकिन कुछ पेशेंट्स के सिम्टम्स परसिस्टेंट रहते हैं या वो मेडिसिन फ्रीक्वेंट नहीं लेते। तो अक्सर पेशेंट्स की रिक्वेस्ट पे या डॉक्टर की इंडिकेशन पे डॉक्टर एंडोस्कोपी भी करते हैं। एंडोस्कोपी के साथ ईसोफेजियल पीएच मॉनिटरिंग होती है, वो भी करते हैं। ईसोफेजियल मैनोमेट्री होती है। ये कुछ डिफरेंट टेस्ट हैं, या अगर रिक्वायर्ड हो या डॉक्टर को सस्पिशियस हो कि आपकी खुराक की नाली में और स्टमक के दरमियान में कोई सर्जिकल इशू चल रहा है या वो कुछ और सस्पेक्ट कर रहे हैं, तो वो बेरियम स्वैलो या डिफरेंट जो हैं ये ईसोफेजियल मैनोमेट्री इस तरह के टेस्ट कर लेते हैं। लेकिन नॉर्मली जो है ये इशू हमारे पॉपुलेशन में बहुत कॉमन है। तो अगर आप लाइफस्टाइल एंड अपनी को बेहतर करें, डाइटरी चेंजेस करें, दही दूध से बनी चीज़ों का इस्तेमाल करें, 30 मिनट्स आप वॉक करें और स्ट्रेस और टेंशन और एंग्जाइटी इन इश्यूज़ को रिड्यूस करें, क्योंकि स्ट्रेस, एंग्जाइटी और टेंशन जो है वो आपके स्टमक में एसिड जो प्रोड्यूस होता है उसकी क्वांटिटी को ज़्यादा करती है और आपको ज़्यादा अफेक्ट करती है। ऐसे स्टूडेंट्स जिनके एग्ज़ाम्स होते हैं उन्हें अक्सर स्टमक एसिडिटी का इश्यूज़ होता है, और या फिर जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या किसी सिचुएशन से गुजरे होते हैं उन्हें भी एसिडिटी का और स्टमक एसिडिटी का रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको स्टमक एसिडिटी को कम करने में हेल्प करेंगी। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको इस पॉडकास्ट से बहुत फ़ायदा हुआ होगा। प्लीज़ आप इसे फॉलो करें और अपने स्टमक एसिडिटी के मसले को रिज़ॉल्व करें, और 30 मिनट्स वॉक जो है वो आपने लाजमी करनी है। डाइटरी चेंजेस के अलावा मैं अपने पेशेंट्स को ये लाजमी कहती हूँ कि 2 वीक्स के लिए चाय बिल्कुल बंद कर दें। वंस यू आर नॉर्मल, एक दफ़ा आप बेहतर हो जाए तो उसके बाद आप चाय जो है रूटीनली यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपकी स्टमक की जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है जब आप एहतियात करते हैं तो वो रीबिल्ड हो जाती है, वो प्रोटेक्टिव लेयर दोबारा से पैदा हो जाती है और आपका स्टमक जो है वो नॉर्मल रूटीन की तरफ आ जाता है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि और बहुत सारे लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। अल्लाह हाफिज़। डॉक्टर अनम फैज़।